मैं उनमें से मैं डिटेल बता दूंगा कि सबसे पहले यानी जो कैंटरबरी टेल्स के अंदर हर जो कैरेक्टर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स, व्हाटएवर how they are going to show their excellence in their works and what sort of the story that it means in nutshell that I would discuss in future. उसके बाद है द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, ठीक है, Anlida and article, the parliament of the fowls, okay, Traulis and Caesars. उसके बाद short poems है an ABC, the complaint of Mars, the complaint is lady, okay, the complaint of Venus, fortune और truth, ठीक है। तो ये बहुत सारे important works हैं जो चौसर के ये ज़हन नशीन करने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर इनको आप डायरेक्टली अच्छी तरह से सिर्फ ज़हन में ये इतना आप घुमा लेते हैं कि भाई कैंटरबरी टेल्स चौसर का लिखा हुआ है, यानी कि उसके बाद जो है द बुक ऑफ द डचेस जो है ये चौसर का लिखा हुआ है, तो ये आपके पास वहां पर कोई डिटेल नहीं आती, वहां पर इसी तरह यानी एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। और ये कैंटरबरी टेल्स का एमसीक्यूज जो है ये मैं आपको बताता हूँ 2005 से लेकर हर टेस्ट में आता है, हर टेस्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड। अब एलिजाबेथन पीरियड जो था वो एटलीस्ट 1558 से लेकर 1603 तक ये पीरियड चला है, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, ठीक है। ये यूं समझ लें कि गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, ये मतलब सुनहरी मौका था, इसके अंदर बहुत अच्छे काम हुए और बहुत सारी तब्दीलियां जो है इसके अंदर हुई। Elizabethan era is perhaps more famous for its theatre and works from the William Shakespeare. उसमें थिएटर का काम बहुत यानी आगे तक गया। विलियम शेक्सपियर ने जो यानी थिएटर का काम यानी बेहद अंदाज में अच्छे तरीके से जो है वो सरअंजाम दिया, वो भी इसी में था। तो एलिजाबेथन रेनेसांस थिएटर बिगिंस विद द ओपनिंग ऑफ द रेड लायन। एक थिएटर का नाम था द रेड लायन, ये 1567 में ये थिएटर स्टार्ट हुआ, ये ओपन हुआ। और उसी के अंदर रेनेसांस यानी रेनेसांस जो है ये एलिजाबेथन की यानी यूं समझ लें कि यहाँ से उनकी जड़ें जो हैं वो स्टार्ट थी। और अदर फेमस थिएटर्स जो हैं मिसाल के तौर पर कार्टन थिएटर्स ये 1577 में, और ग्लोब थिएटर जो है वो 1599 में आया। शेक्सपियर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब उसी के बाद चौसर के बाद सबसे ज्यादा अच्छा काम जो था, मिसाल के तौर पर इसने पोइट्री के हवाले से यानी सोनेट्स तकरीबन 154 जो सोनेट्स थे वो शेक्सपियर ने लिखे, और ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक सोनेट जो है वो डिपेंड ऑन दी 14 लाइंस, ठीक है। Important genres of the theatre are history plays, the tragedy and the comedy. ये मैंने आपको काइंड्स ऑफ ड्रामास में मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी, उसमें हमने जो है अमली तौर पर एक डिस्कस की थी। That was a really discussion. Important genres theatre are the history play, is the tragedy and the comedy. ठीक है, तो ये ट्रेजेडी और कॉमेडी is kind of genres of the theatre. Okay, so out from the dramas, kind of a drama, that is the one is the tragedy and one is the comedy dramas. They were played in the theatre in history in the during the age of the Shakespeare. शेक्सपियर के दौरान शेक्सपियर ने मिसाल के तौर पर कॉमेडी पर सबसे ज्यादा काम किया था और ट्रेजेडी ड्रामा पर सबसे ज्यादा काम किया था। और वैसे कॉमेडी और ट्रेजेडी में व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन देम, ट्रेजेडी ड्रामा और कॉमेडी ड्रामा? जी रहमान, आप बताएं। सर कॉमेडी में जो है एंडिंग जो है वो हैप्पीली होती है, और ट्रेजेडी में जो है बी लाउडर प्लीज। जी सर। सर कॉमेडी में जो एंडिंग जो है वो हैप्पीली होती है। कॉमेडी में जी बिल्कुल, जी हाँ। और ट्रेजेडी किस तरह होती है? यस मिस्टर सदाम। सर ट्रेजेडी में जो हीरो है उसका जो है सडन
ट्रेजिक एंडिंग है, जैसे कि हेमलेट का हम अगर एग्जांपल लें तो there's a lot of suffering. Hamlet throughout the play suffers from different difficulties. At the end of the play he dies. जो प्ले की एंडिंग है वो विद नॉट हैप्पी, विद हैप्पी एंडिंग. जो हीरो है उसका फॉल डाउन. So consequently we can say that the tragedy consent to the sorrows are the sad dramas, okay? Yes. And the comedy that it has the happy ending, and there it means there's a lot of the entertain about the people, okay? The how to win the hearts of the people, there's the different kinds of the techniques which are being used in the comedy drama. And think about the tragedy drama. If any person, what's difference between both of them, the tragedy drama and the comedy drama, you can say they are the opposite to each other by the techniques. ये टेक्निक के लिहाज से एक दूसरे के ऑपोजिट है. ज़हन में रख लें इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड वर्क्स. अब ये एडमंड स्पेंसर 1552 में 1552 से 1599 में, ठीक है, ये ऑथर्स थे और ये इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे जो इसमें शामिल थे. पोएट्स, द पोएट, द प्रिंस ऑफ द पोएट कॉल्ड चार्ल्स लैम्ब एंड द मिल्टन. यानी ये आपने पोएट, जितने भी सारे पोएट्स हैं, ठीक है ना, और ऐसा एक शायर है जिसको प्रिंस ऑफ पोएट का जो है वो लक़ब है, ठीक है. और ये याद रख लें, ऐसा ये एमसीक्यूज लाजम आता है, ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछे इफ अ काइंड ऑफ अ पोएट हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पोएट, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पोएट, नेम दैट वन, उसका नाम क्या है? तो आप उनका जो है नाम ये आप लेंगे, एक जो है चार्ल्स लैम्ब और दूसरा जो है वो मिल्टन. ये जॉन मिल्टन जो है इसका मुकम्मल जो नाम है. तो इनको प्रिंस ऑफ पोएट भी कहा जाता है, ये इनका जो है लक़ब है, ठीक है. पोएट्स, द पोएटिक क्रिटिक्स और द क्रिटिक, ये टीएस लियोट जो है इनका लक़ब खास तौर पर इसको क्रिटिक के लिहाज से यानी मशहूर थे. ये तकरीबन जो लिटरेचर में जो क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसिज्म का मटेरियल जो है, अच्छा लिटरेचर में यूं समझ लें कि मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको टाइप्स ऑफ लिटरेचर मैंने पढ़ाए थे, प्रोज थे, पोइट्री थे, या उसके अंदर मुख्तलिफ जनरास जो यूज करते हैं. तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज सेड टू बी द क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म में कौन कौन सी ऐसी चीजें आ जाती हैं? क्रिटिसिज्म में इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर. उसमें क्या होता है, द क्रिटिक जो होता है प्रोनाउंस. मिस्टर सद्दाम, बी लाउडर प्लीज. सर क्रिटिसिज्म में ऐसा होता है, सो आई हैव इशू विद द उर्दू लैंग्वेज सर, सो दिस इज व्हाट आई फील डिफिकल्ट. आप सिंधी में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं. हाँ सर. तो सो क्रिटिक प्रोनाउंस अ जजमेंट फॉर एनी. तव्हां सिंधी में ॿुधाए सघो था, कोई मसलो न आहे, सिंधी में ॿुधायो, कोई इशू नहीं. सर मतलब जेको आहे द को क्रिटिक हूंदो आहे, ठीकु आहे, को उन जो वर्क आहे सो लिटरेचर जो उन जे बारे में. ऐं तव्हां खां सिर्फ़ इहो पुछो त क्रिटिसिज्म दरअसल आहे छा? क्रिटिसिज्म में कहिड़ियूं बुनियादी शयूं आहिनि जेके अची वेंदियूं आहिनि? जजमेंट सर, जजमेंट हूंदी आहे लिटरेरी. जजमेंट त ॿी शइ थी वई न बाबा. सर मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ न मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ॿी शइ थी वई. हाणे अच्छा एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बेटा क्रिटिसिज्म जो है, ठीक है, क्रिटिसिज्म में है मिसाल के तौर पर अगर आप पोइट्री बनाते हैं, आप यानी ड्रामा लिखते हैं, आप स्टोरी लिखते हैं, आप मुख्तलिफ चीजें हैं जो भी लिखते हैं, जितने भी सारे टाइप्स हैं, ये तमाम के तमाम टाइप्स क्रिटिसिज्म में अंदर आ जाएंगे. ये याद रख ले. ये पॉइंट जो है यूं समझ लें कि जितना भी सारा लिटरेचर है, आपकी हिस्ट्री आ गई, आपके पास जितनी भी ज्योग्राफी है, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स आजकल आप पढ़ रहे हैं ना, ये यूं समझ लें कि आप लोग उसको लिटरेचर तो कहते हैं, यानी कि तमाम जनरास जो लिटरेचर के भी काइंड्स हैं ना, ये सबको आप क्रिटिसिज्म कह सकते हैं. यू गॉट इट?
ये पॉइंट समझ में आ गई आपको? यस सर। सर सर थोड़ा इसको जी। डिफाइन करना। जी बेटा। सर क्रिटिसिज्म तो एक प्रॉपर अलग से एक जॉनरा है ना लिटरेचर में। मैंने आपको बताया क्रिटिसिज्म अलग जॉनरा है, लेकिन क्रिटिसिज्म यूं समझ लें कि मिक्सचर ऑफ ऑल थिंग्स दैट आर कंसर्न टू द क्रिटिसिज्म। समझ में आ गई बात? जी, जितने भी सारे टाइप्स हैं उसके यानी सब वो क्रिटिसिज्म में अंदर आ जाती है। लिटरेचर के आप जितने भी जनरास आपने जो पढ़े हैं वो सब क्रिटिसिज्म में आ गए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? नहीं सर। उसके बाद है जो इनके वर्क्स हैं, मिसाल के तौर पर फेरारी क्वींस है, शिफर्ड कैलेंडर है, ठीक है, और प्रथुलमिलेंस है, एपिथेमेरन्स है, ठीक है, और सर फिलिप सिडनी है। ये 1500 से लेकर 1554 से लेकर 1586 तक ये राइटर था, जो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहलाता है। ठीक है जी। इंग्लिश लिटरेचर का फादर कौन कहलाता है? कल हमने डिस्कस किया था, मिस्टर रहमान। चौसर। वेरी गुड। अच्छा, ये एमसीक्यूज लाजम है, बहुत लाजम है, वेरी वेरी एमबी। यूं समझ लें कि ये चीजें जो है आपने अच्छी तरह से इनमें से यानी लाजमी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ईच का ब्रिलियंट इन अ मिलिट्री और द लिटरेरी कॉन्टिनेंट, मतलब ये मास्टर ऑफ क्रिटिसिज्म था, तो यूं समझ लें कि इसने बहुत सारे काम जो है लिटरेचर में सर अंजाम दिए हैं। Astrophil and Stella Arcadia apology for the poetry. These are the things that are concerned. These are the works that are concerned to the Sir Philip Sidney. Clear? After all, the Francis Bacon, जो फ्रांसिस बैकन जो है 1561 से लेकर 1526 तक जो है ये आए हैं। ठीक है, इसको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, यानी इंग्लिश ऐसे जो लिटरेचर आपने पीछे पढ़े होंगे तो उसमें इंग्लिश ऐसे की बात भी आती है। ठीक है, तो इंग्लिश ऐसे जो है these things that are concerned to the English essay. So that's why Bacon's fame spreads very largely on his essay. Is it clear? So Bacon's fame spreads very largely on his essays, the efforts, style, and epigrammatic brevity in his essay. So the compact and the condensed thought in essay are very important. मुख्तलिफ किस्म के जो यूं समझ लें कि खासतौर पर एपिक किस्म का फॉर्म जो है ना वो भी इसी के अंदर आ गया। एपिक फॉर्मेट जो है वो भी इसी के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब एपिक में मैंने आपको बताया था व्हाट इज एपिक। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव लर्नड व्हाट इज एपिक। सर अ लॉन्ग नैरेटिव पॉइंट। एपिक किसको कहते हैं? हेलो जी जी सर, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। वेरी गुड, एपिक लॉन्ग नैरेटिव पोएम, वेरी गुड। ठीक है ना, हमने यानी पिछले क्लासेस में जो लॉन्गेस्ट पोएम्स जो हैं वो एपिक में आ जाते हैं। अब ये तकरीबन एपिक जो जितने भी तकरीबन ऐसे एपिक में भी ऐसे बने हैं ये याद रख लें आप। ठीक है, एपिक में भी ऐसे बने और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे, जिस तरह हमने पीछे जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है, कि लिटरेचर का जो अहम काम जो है वो ऐसे का है। ठीक है, ऐसे भी जो है, अच्छा इसको भी आप क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस की थी भाई हाउ कुड यू डिफाइन क्रिटिसिज्म। सो यू मे से दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म। जो क्रिटिसिज्म में है यानी ऐसे आपका क्रिटिसिज्म में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, और लार्ज ऐसे, एक ऐसे मिसाल के तौर पर यही तो तकरीबन यहाँ से जो इसके मुकम्मल जो है ना वो इंग्लिश कंपोनेंट्स निकले थे ना, ये फादर ऑफ इंग्लिश यानी तकरीबन ऐसे की पूरी स्ट्रक्चर जो है ये फ्रांसिस बैकन ने दी थी।
आज भी उसी यानी उसी में बहुत सारी चीजें जो हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, जो भी उसका फॉर्मेट है, जो उसका स्टाइल है, ठीक है, वो यूज किया जाता है आज भी। हम उसी यानी फ्रेमवर्क जो है पूरा, तकरीबन यूं समझ रहे हैं कि पूरा जो मुकम्मल फ्रेमवर्क है, ये फ्रांसिस बेकर ने दिया था। जो मुख्तलिफ उसका जो है वर्क, वो हिस्ट्री ऑफ हेनरी VII आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, और द न्यू एटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग, ये चीजें इसमें आती है। एक क्रिस्टोफर मार्लोवे, ये भी बहुत ही बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। ये ड्रामाटिस्ट भी है और साथ साथ पोइट भी है, ठीक है। इसके भी अच्छे खासे जो काम है, डॉक्टर फॉस्टर्स आपने देखा होगा, ये क्रिस्टोफर मार्लोवे, ये यानी इसका काम है, ठीक है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर का दौर जो है वो 1564 से लेकर 1660 तक है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का दौर, विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो उसने स्टोरी में काम किए, ठीक है, ड्रामास में काम किया, पोइट्री में काम किया, थिएटर का काम किया। शेक्सपियर ने बहुत ही बड़े काम जो है वो सर अंजाम दिए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोनेट्स का इसने काम किया, प्लेस पर इसने काम किया, नैरेटिव पोएम्स जो एपिक फॉर्मेट जो था वो भी यानी इसी का काम है, शेक्सपियर का काम है, ठीक है। तो द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, बहुत ही अजीम शायर और ड्रामाटिस्ट भी है। शेक्सपियर पोएट भी है, ड्रामाटिस्ट भी है, ठीक है। इसको प्ले राइट भी कहते हैं, ठीक है। ड्रामाटिस्ट कहें या प्ले राइट कहें, एक ही बात है। सो प्ले राइट, एक्टर एंड शेयर होल्डर इन एन एक्टिंग कंपनी। जिस तरह थिएटर का काम यानी जो चौसर ने दिया था ना थिएटर का काम, अब थिएटर में यानी मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है ये भी लेकर आए थे, ठीक है ना। शेक्सपियर यानी मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेकर आए थे। अब जिस तरह चौसर ने कोई चीजें, चौसर ने जो एक्सप्लेन की, उस चौसर ने बुनियाद रखा है एक चीज का कि भाई हम खासतौर पर जो प्ले है, प्ले को किस तरह सर अंजाम देंगे, एक स्टोरी में से प्ले कैसे बनेगा, ड्रामा कैसे बनेगा, और थिएटर में काम किस तरह किया जाएगा, थिएटर इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से काम जो है वो, यानी जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया था कि वो मिसाल के तौर पर जानवरों का भी रोल करते थे, ठीक है ना। चौसर के दौर में भी जिस तरह थिएटर का आगाज हुआ था, तो जानवरों का मतलब जो जब वो रोल करते थे ना, तो वो यानी लिबास ऐसा बनाते थे, वो यानी जानवरों का लिबास पहनकर वो जो है वो कैरेक्टर जो है वो करते थे। इसी तरह कैरेक्टर्स ऑफ द मैन, कैरेक्टर्स ऑफ द एनिमल्स फॉलो होते थे इनमें से। अब इसका जो मैन जो वर्क है, ही रोट 37 प्लेस, he wrote 37 plays। किसने 37 plays लिखे थे, और 154 sonnets, 2 long narrative poems and 3 poems, ठीक है। जो है इसने 3 जो लॉन्ग तकरीबन जो है नैरेटिव पोएम्स लिखे हैं, 3 पोएम्स नैरेटिव के अलावा, और मखसूस अच्छा पोएम्स जो है खासतौर पर शेक्सपियर के। अच्छा, पोइट्री मैं बताता हूँ कि ये जितनी भी सारी पोइट्री में शेक्सपियर की लिखी है मैंने यहाँ पर, इनको आप आउटलाइन में अपने पास आउटलाइन में इसको एडजस्ट कर ले। ये तमाम चीजें जो हैं आपने एक एक करके क्लियर करनी है। वैसे मैं आपको एक ड्रामा कॉमेडी है, मिसाल के तौर पर कोई प्ले है या पोएम है, तो एक एक चीज जो है उनमें से मैं आपको जो है यानी समझा दूंगा कि एक ड्रामा को जब आप स्टडी करेंगे तो स्टडी करने के लिए कौन कौन से, अच्छा याद है आपको एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा मैंने पढ़ा रखे हैं। ये सर आपने पढ़ाया था, ठीक है ना बेटा। तो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में कौन सी चीजें आ जाती हैं? सब कैरेक्टर्स आते हैं जी बिल्कुल, और प्लॉट आता है, सेटिंग्स जी आती बिल्कुल हैं उसमें, जी और ये तो इम्पोर्टेंट यही है मेन।
और भी कुछ था लेकिन आई ओनली रिमेम्बर दिस। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये एक कॉमेडी ड्रामा है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, कौन सा ड्रामा है? मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, आप थोड़ा सा तवज्जो दें इस पर, इस ड्रामे पर। अब मैंने आपको बताया है ना कि भाई यानी जो जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, आपके पास यानी करीब बुक और पेन है, आप लिख लें, आज की असाइनमेंट लिख दें, वो कल आपने सबमिट करवानी है। ठीक है, जी जी। सर, ये सिर्फ कॉमेडी जो या एक बता रहे जो द मिडसमर नाइट ड्रीम? सॉरी सर, ये एक नोट करना है ना, द मिडसमर नाइट ड्रीम? हाँ, सबसे पहले आपने जो है ना वो आप बुक पेन तैयार करें सब, मैं बता देता हूँ क्लियर क्या करना है। जी जी। डन? यस सर। जी सर। एवरीवन? यस जी जी। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ? सर आई एम रेडी। सॉरी, सर आई एम रेडी रेडी। आई थिंक क्लास में। यू हैव डन? यस सर। ट्राई टू बी नोटेड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी का नाम लिख दें आप। लिख दिया? जी Yes, सर। स्टोरी का नाम लिख दिया बेटा? ये Yes, sir. ड्रामा का जी नाम सर। क्या नाम है? द मिडसमर नाइट ड्रीम। माय ड्रीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट सेटिंग, और वो भी तकरीबन 3 और 4 लाइंस के अंदर अंदर आपने बयान करनी है। क्या? सेटिंग। विद इन 3 और 4 लाइंस की आपने सेटिंग लिखी। 3 to 4 लाइन्स लिख दिया? 3 to 4 लाइन सेटिंग। सेटिंग में क्या बयान का होता है? सेटिंग में सर हम वो टाइम और वो प्लेस, टाइम प्लेस बताएंगे सर। जी हाँ। गुड, वेरी गुड। हम टाइम और प्लेस के बताते हैं कि मतलब ये ड्रामा किस जगह पर हुआ और किस टाइम पर, किस वक्त पर ये पेश किया गया। ठीक है, सर। उसके बाद आपने यानी सेटिंग के बाद आपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है स्टोरी का। ओके सर। क्या देना है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अबाउट स्टोरी। वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसकी समरी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम किसका लिखा हुआ है जनाब? विलियम शेक्सपियर। वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे, यानी आथर की बर्थडे, यानी सबसे पहले, उसके बाद यानी पहली पॉइंट आपने कौन सी बनाई? सेटिंग। नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ड्रामा। नंबर 3 अबाउट आथर। नोट करें, नंबर 3 पॉइंट अबाउट आथर। नोट कर दी? जी सर। उसके बाद फेमस वर्क ऑफ आथर। नंबर आप देते जाएं। फेमस वर्क ऑफ आथर। यस सर। फेमस रिवार्ड्स। रिवार्ड्स ऑब्लिक अवार्ड्स। अगर शेक्सपियर को कहीं पे किसी ने अवार्ड दिया है, या मतलब किसी ने
उसको रिवार्ड दिया है, ठीक है, तो वो भी आप नोट करेंगे, ठीक है। जी सर। उसके बाद आप राइटिंग स्टाइल देखेंगे। राइटिंग स्टाइल शेक्सपियर का द मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में राइटिंग स्टाइल क्या था? क्लियर? जी सर। लिख दिया? यस सर। कितने पॉइंट्स हो गए? सर 6। अच्छा, नंबर 7 लिखें, द प्लॉट। द प्लॉट। दी प्लॉट। मिस्टर सदाम जो है वो बताएंगे प्लॉट में क्या चीजें होती हैं। सर प्लॉट में इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स जो वाकयात होते हैं स्टोरी के अंदर, जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या प्लॉट के अंदर आ जाती हैं। मिस्टर रहमान? जैसे आप बताएं। प्लॉट में ना डायरेक्शन के बारे में बात की जाती है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, और मतलब कि सीक्वेंस में हो हर चीज। अच्छा, मिस्टर जी सर। महेश आप बताएं। सर प्लॉट में एक्चुअली जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी जो ना ऑर्डर होता है, जैसे कि राइजिंग एक्शन क्या होगा उसमें, और उसमें जो क्लाइमेक्स क्या होगा, फॉलिंग एक्शन क्या होगा। तो ये स्टोरी की जो क्रॉनिकल जो स्टोरी चलती है सीरीज में, हम उसे सीरीज ऑफ इवेंट्स भी कह सकते हैं। हाँ प्लॉट। बिल्कुल बिल्कुल या। बिल्कुल। तो तो ये चीज, अच्छा, तो यानी प्लॉट के अंदर जो है आप कौन कौन सी चीजें बयान करते हैं? प्लॉट के अंदर उसकी तरतीब लिखें। सबसे पहले नंबर 1 पर आप लिखेंगे एक्सपोजिशन। लिखें, नोट करें एक्सपोजिशन। जी। नंबर 2 पर आप लिखेंगे राइजिंग एक्शन। नंबर 3 पे आप लिखेंगे क्लाइमेक्स। नंबर 4 पे आप लिखेंगे फॉलिंग एक्शन। नंबर 5 पे आप लिखेंगे कंक्लूजन। ये इसकी मैं आपको बताता हूं लेंथ जो है, आप अगर आपने एक्सपोजिशन बयान करनी है, ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोजिशन ही तकरीबन यानी 200 वर्ड से लिख दें। ये 2 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तमाम 5 पॉइंट्स जो मैंने बताई हैं, आप सबसे ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि एक एक लाइन दे दें। आप एक्सपोजिशन जो है एक लाइन में, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन और कंक्लूजन, ये प्लॉट के अंदर चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्कस करनी है कैरेक्टर्स, यानी द मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर कैरेक्टर्स कौन से आते हैं, नोट करते हैं अपने पास। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स कौन से नंबर पे आते हैं? नंबर आप खुद देते आएंगे और ये याद रख ले कि प्लॉट, मैंने जो अभी प्लॉट की जो पॉइंट्स बताई, तो प्लॉट्स की नंबर 1 एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, कंक्लूजन। तो आप इसको नंबरिंग में ना दें, इनको ए बी सी डी इस तरह पार्ट के नाम दे दें, ताकि आपको महसूस हो कि भाई ये प्लॉट के ही अंदर जो है यानी सब पार्ट्स हैं, प्लॉट के सब पार्ट्स हैं। ऐसा ना हो कि जो पहली वाली तरतीब जो आप देकर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 पर मिसाल के पे प्लॉट है तो 6 को एक्सपोजिशन कर दें, 7 को राइजिंग एक्शन कर दें, ऐसा मत कीजिएगा भाई। प्लॉट कौन से नंबर पर था? 7 पर। अब 8 नंबर पर आपने लिखने हैं कैरेक्टर्स, नोट कर दें अपने पास। 8 नंबर पर आपने लिखने हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स हो गए। जी। अच्छा, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्ट आइडियाज? एक्सट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं?
extract ideas. Do you know anyone from? बेटा एक्सट्रैक्ट आइडियाज यूं समझ लें कि मिसाल के तौर पर एक स्टोरी में आपको बताता हूँ, ठीक है, या आप एक ड्रामा देखते हैं, तो पहले मिसाल के तौर पर आप एपिसोड देखते हैं, उसमें खास चीज कौन सी थी, आपने दूसरी एपिसोड देखी, दूसरी एपिसोड में खास चीज क्या थी, आप क्या करेंगे, एक लाइन में, पूरी स्टोरी में एक लाइन में आप बताएंगे कि पहली एपिसोड इस चीज के बारे में थी। तो इसी तरह ड्रामा जो है, ड्रामास के अंदर जो इवेंट्स होते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरी जो इवेंट्स में होते हैं, तो आप लोग क्या बताते हैं, सिर्फ एक लाइन के अंदर अंदर आप बताते हैं सबसे पहला इवेंट इसके बारे में है, दूसरा इवेंट इसके बारे में है, तीसरा इवेंट इसके बारे में है, चौथा इवेंट इसके बारे में है, पांचवा इवेंट इसके बारे में है। तो ये कमोबेश तकरीबन यूं समझ लें कि जिस तरह एक बहुत ही बड़ी, यानी यूं समझ लें कि 7 पेजेस की एक स्टोरी बयान की गई हो, आप उसको अगर समरी बनाकर एक पेज का बना दें, तो समरी में तकरीबन सारे इवेंट्स की डिस्कशन होती है। तो एक्सट्रैक्ट आइडियाज यूं समझ लें कि समरी का भी शार्ट होता है। अब मेरी बात समझ में आ गई? एक्सट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं बेटा, समरी का भी यूं समझ लें कि शॉर्ट है, ठीक है। Sorry sir, net was disconnected. Sorry. जी जी Am I audible? जी 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 बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। आपकी कौन सी पॉइंट रह गई, मैं उसको दोबारा रिपीट करूं? जी सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थोड़ा। जी हम प्लॉट पे थे, आप एक्सपोजिशन के बारे में बता रहे थे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो प्लॉट जिसकी हमने डिस्कस की, प्लॉट के बारे में, ठीक है, प्लॉट के बारे में हमने डिस्कशन की। तो मैंने बताया कि प्लॉट आपने, आपके पास जो लिस्ट है वो कौन से नंबर पर आती है? प्लॉट 7 नंबर पर सर। तो अब प्लॉट के अंदर सब, यानी सब पॉइंट्स मैंने बताए ना, सब यानी सब टॉपिक्स प्लॉट के अंदर जो आती हैं, मिसाल के तौर पर एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है ना। तो इनको यानी यूं समझ लें कि नंबर ए बी सी डी इस तरह के नाम दे दें सब टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद नंबर आप 8 पे लिखें कैरेक्टर्स। यू हैव टू गिव द कैरेक्टर्स, यानी कितने लोगों ने उस ड्रामे में हिस्सा लिया, कौन क्या बना, किसका कौन सा कैरेक्टर था, किसका कौन सा कैरेक्टर था, ये तमाम चीजें कैरेक्टर्स में हम जो है सबसे पहले बस सिर्फ उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ नाम लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना, नाम लिखने, सिर्फ नाम लिखने हैं, नथिंग एल्स। उसके बाद आप आएंगे, ठीक है। अब कौन सा नंबर होगा आपके पास बेटा? नंबर 9। जी सर 9 होगा। 9, उस पर आप लिखें एक्सट्रैक्ट आइडियाज। एक्सट्रैक्ट आइडियाज क्या होता है? 9 अभी मैंने डिफाइन किया जी। सदाम बताएं, अभी मैंने क्या बताया, बयान किया, एक्सट्रैक्ट आइडियाज किसको कहते हैं? सर समरी जो होती है ना, उसकी भी वो शार्पनेस होती है। वेरी गुड। उसका भी तो शार्ट मिसाल के तौर पर 7 पेजेस की मिस्टर महेश, एक्सट्रैक्ट आइडियाज और एक्सट्रैक्ट आइडियाज, एक्सट्रैक्ट आइडियाज, या सर, या तो एक्सट्रैक्ट आइडियाज जो हैं मिसाल के तौर पर 7 पेजेस पर टोटल इस ड्रामा है लिखा हुआ, ठीक है। कितने पेजेस पर? 7 पेजेस पर, 8 पेजेस पर या 10 पेजेस पर। तो 10 पेज का लिखा हुआ एक ड्रामा है या कोई स्टोरी है, आप क्या करते हैं, यानी पूरी स्टोरी उसकी समरी जो है आप यूं समझ लें कि आप 1.5 पेज में लिख लेते हैं। कितने पेज में? 1.5 पेज में लिख लेते हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट हो गया ना। और उसी 1.5 पेज के अंदर आप लोग क्या करते हैं, यानी नटशेल में आप क्या करते हैं, इवेंट्स बता देते हैं कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट आइडियाज उन समरी में से भी तकरीबन एक एक पॉइंट, यूं समझ लें कि एक एक लाइन हर इवेंट पर, यानी समरी जो आप बनाते हैं उसकी भी मजीद समरी की जाती है।
उसमें भी सिर्फ यानी चुनकर जो है वो चीजें निकाली जाती है कि भाई इस ड्रामा के अंदर जो है वो ये चीजें हैं। थोड़ी सी ये मैं असाइनमेंट इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको महसूस हो कि एक ड्रामा की स्टडी कैसे की जाती है। ठीक है, ये मैं आपको टेक्निक दे सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम आपको सिर्फ वे देंगे, और जितनी भी सारी मैंने आपको बताई हैं, एक एक चीज जो है यूं समझ लें कि अभी एक्सट्रैक्ट आइडियाज कौन से नंबर पर है बेटा? 10 नंबर पर है, 9 पर है? 9 पर है जी। 9th 9 सर। पर है, 9 पर है। चले, उसके बाद आप आ जाए मोटिव्स किसको कहते हैं बेटा? नंबर 9 पर लिखें मोटिव्स। मोटिव्स किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मोटिव? सर 9 नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। नंबर 10 पे लिखें मोटिव्स। मोटिव्स जी, कौन बताएगा मोटिव्स किसको कहते हैं? मोटिव सर जो डोमिनेंट चीज हो, जो प्ले के अंदर जो ड्रामा हो। बेटा ये अब यूं समझ लें कि मोटिव्स जो है खास तौर पर जो लिटरेरी वर्क है ना, उसकी अहमियत बताई जाती है। उसके अंदर क्या बताई जाती है? अहमियत। अहमियत किस लिहाज से? लिटरेरी टेक्निक से हवाले से। अब लिटरेरी टेक्निक्स क्या चीज है? when the individual technique used by the writer। बेटा लिटरेरी टेक्निक्स कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। किसको कहते हैं? लिटरेरी डिवाइसेस। हाँ भाई, इसके अंदर मेटाफर कहाँ पर इस्तेमाल की गई है? ठीक है, इसके अंदर जो है मेटाफर है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, सिंबलिज्म है। ठीक है ना? तो सिंबलिक आइडियाज जो है हम उस तरह, अगर आप लोग यानी छोटी सी डेफिनेशन अगर आप कहे तो मैं मोटिव की डेफिनेशन एक छोटी सी मैं लिखवा दूं आपको, तो वो जो है आपके लिए इजी रहेगा। नोट करेंगे? जी जी। कापियां सबकी ऑन है? यस सर। जी ठीक सर। है, तो लिखें मोटिव इज अ सिंबॉलिक इमेज और आइडिया। नोट करते जाएं वेरी फास्ट। यस सर प्लीज। A motive is a symbolic image or idea is a symbolic image of idea। a motive is a symbolic image or idea that appears frequently in a story। That appears frequently in a story। अब समझ में आ गई बात? यस सर। अब अच्छा, अब इमेज और आइडिया जो है वो किस किस्म के? ठीक है, इमेज और आइडियाज में एक लाइन एक और भी ऐड कर दे जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोटिव्स कैन बी सैम्बल्स, साउंड्स, एक्शन, आइडियाज और वर्ड्स। ये आप नोट करते हैं अपने पास। मोटिव्स कैन बी सैम्बल्स, साउंड्स, एक्शन, आइडियाज, वर्ड्स। One by one, you have out from you people, you could define what is motive, what is called motive। motive किसको कहते हैं? जी मिस्टर रहमान ने स्टार्ट करें फर्स्ट। Sir, motives can be symbols, ideas, emotions। Okay। बेटा स्टार्टिंग से शुरू से पढ़े ना, मुकम्मल जो है फर्स्ट लाइन मैंने क्या बताई? जी सर जी। Motive is a symbolic image or idea that appears frequently in a story। वेरी गुड। अब सेकंड लाइन पढ़े। जी सर। Motives can be symbolic, emotions, सैम्बल्स, idea। सैम्बल्स। जी सर सैम्पल्स। जी, motives can be samples। आइडिया इमोशन, बाकी सर आधा रह गया। ओहो अस्तगफिरुल्लाह। जी मिस्टर सदाम, read your definition। Sir, motif actually is a literary device, literary techniques. It is a symbolic ideas image that appears frequently in a story.
It can be symbolic, sounds, action, words, ideas, and images. ओके, ऑल राइट। अब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया मोटिव किसको कहते हैं, ठीक है। और मोटिव्स अब आप लिख सकते हैं स्टोरी का। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए कि भाई द मिडसमर नाइट्स ड्रीम का मोटिव्स क्या है, तो आप आराम से बता दे। एम आई राइट? Yes, sir. उसके बाद नंबर कौन सा आएगा? 11 पे लिखें क्रिटिकल ओवरव्यू। क्रिटिकल ओवरव्यू। ठीक है। क्रिटिकल ओवरव्यू में क्या किया जाता है, यानी किस टाइप की स्टोरी है, कब लिखी गई, ठीक है, किसने लिखी, कब लिखी, और किस मूड में लिखी, किस टाइमिंग में लिखी, क्या उस वक्त टाइम था उसका क्या मूड था, उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है। और इसी के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस, यानी कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज हो, ये क्रिटिकल ओवरव्यू में बताए जाते हैं। ये भी नोट कर लें अपने पास। अब नंबर कौन सा होगा? 12 जी, नंबर 12 एम आई राइट? उसमें लिखें प्लॉट ओवरव्यू। प्लॉट ओवरव्यू। प्लॉट ओवरव्यू क्या होता है? जी बेटा, प्लॉट ओवरव्यू में क्या होता है, डू यू नो? सर प्लॉट में वही टाइम प्लेस। बेटा प्लॉट अलग चीज है। अब सॉरी प्लॉट सॉरी ओवरव्यू सॉरी सर, सेटिंग और टाइम प्लेस में वो सारे इंसिडेंट्स और इवेंट्स वो सिर्फ प्लॉट में बताई जाती है। मैं कह रहा हूं प्लॉट ओवरव्यू। ओवरव्यू आप ब्रैकेट में आसान लफ्जों में, जिस पर आप हेरे पड़े हैं भाई, अगर आपसे कोई यह लफ्ज पूछ लेना कि भाई इस स्टोरी का प्लॉट ओवरव्यू क्या है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मेरे भाई, इसको आसान लफ्ज में समरी कहते हैं। नोट कर दे, ब्रैकेट में लिखते हैं प्लॉट ओवरव्यू मींस समरी। ठीक है, यह समरी ड्रामा की भी हो सकती है और एपिक पोएम की भी हो सकती है, किसी शॉर्ट स्टोरी की भी हो सकती है। नोट कर दें अपने पास अलग से। प्लॉट ओवरव्यू किसको कहते हैं? समरी। समरी। ठीक है। उसके बाद नंबर क्या आएगा बेटा? 13 पे लिखें थीम्स। आपने थीम्स बतानी होंगी कि इस स्टोरी के अंदर, ड्रामे के अंदर पोएट्री थीम्स, पोएट्री में थीम्स जो हैं पोएट्री के होते हैं, ड्रामा के होते हैं, ठीक है, किसी प्ले के भी होते हैं, किसी स्टोरी के भी होते हैं। थीम्स जो है तमाम क्रिटिसिज्म जो भी लिखा हुआ हो उसमें थीम्स होते हैं। ठीक है, किस नंबर पे लिखा आपने थीम्स को? 30 नंबर पे। अब 14 नंबर पे आप लिखे मोरल। मोरल ऑफ स्टोरी, मोरल ऑफ ड्रामा, मोरल ऑफ पोएट्री, ठीक है, मोरल ऑफ शॉर्ट स्टोरी, मोरल ऑफ प्ले, आखिर में मोरल दिया जाता है एंड में। कितनी पॉइंट्स हुई टोटल? सर 14 हो गई। ये 14 पॉइंट्स जो है, इस यानी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप
3 जो एरियाज हैं वो आप कवर करेंगे। कौन कौन सी एरियाज? वो एरियाज नोट करें, मैं बता दूं पहले, यानी ड्रामा, पोइट्री, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, और प्ले। ये एरियाज आप कवर करेंगे। जो भी स्टोरी पढ़ेंगे, जो भी पोएट्री पढ़ेंगे, ये तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। कभी कभी किसी स्टोरी के अंदर कोटेशन भी आ जाते हैं, वो भी सर्च कर लें। लास्ट में आप 50 नंबर पर इंपॉर्टेंट कोटेशन भी लिख दें कि कोई मिसाल के तौर पर 15 नंबर पर जो है ना, आप इंपॉर्टेंट कोटेशन भी दे दें। अगर कोई कोटेशन भी किसी ड्रामा में किसी लाजम होता है, स्टोरी के अंदर, पोएट्री के अंदर कोटेशन भी आ जाता है। भाई कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन समझते हैं ना, इंपॉर्टेंट कोटेशन किसको कहते हैं? कोटेशन किसको कहते हैं? सर सेइंग्स। वेरी गुड। कोई कहावत हो उर्दू में या सिंधी में चाहे वो चवणी, ठीक है, उर्दू में कहते हैं हम इसको कहावत। अगर किसी किस्म की कहावत हो तो वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। ये तमाम 15 पॉइंट्स जो हैं ये आपने इस स्टोरी के द मिड, ये जो ड्रामा है कॉमेडी ड्रामा जो मिड समर नाइट्स ड्रीम के बारे में आपने स्टडी करनी है। ये असाइनमेंट आपने कल, सही है या परसों जो आप कहें? परसों सही है, ये बोल लोगे। परसों सही है सर। अच्छा, जो सुस्त हैं वो परसों कहेंगे, जो एक्टिव हैं वो कल कहेंगे। सर हम परसों जो फ्राइडे कहेंगे सर वो क्या होंगे? वो सुस्त कहलाएंगे बेटा, लेजी। सर बस हम सुस्त ही है। और जो एक्टिव होंगे ना वो कहेंगे सर हम सुबह उठते ही सेंड कर देंगे। कोई एक्टिव है? सर बस वही कुछ और भी असाइनमेंट्स है ना, क्या करें। अच्छा चलो ठीक बिल्कुल है। फ्री होते तो ये रात में बना के सुबह को आपको ईमेल कर देते। अच्छा ठीक है, तो हम कहते हैं आपको एक्टिव नंबर 2, ठीक है, वो लेजी के बराबर होता है तकरीबन, बहरहाल कोई बात नहीं। तो ट्रेजिक कॉमेडीज के अंदर सिम्बलिंग, द विंटर ट्रेल और द टेम्पेस्ट, उसके बाद लास्ट प्लेस का जो था टेम्पेस्ट। सर द जो आपने टेम्पेस्ट, लास्ट में जी आपने जी 14 पॉइंट बताया वो तो ये था ना कि मना जो जो ड्रामा प्लेस पढ़ने हैं, उनमें सारी ये चीजें देखनी है। 14 नंबर पॉइंट तो वही था आई थिंक। 14 नंबर पे बताई कौन सी, मुझे ये बताएं। 13 तो मोरल। थीम्स थे। मोरल मोरल, मोरल सॉरी। हाँ मोरल अच्छा सर, मोरल मोरल किसको कहा जाता है बेटा? लेसन इन द स्टोरी, आपने उस मैसेज ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में से क्या सीखा? जी, सीखा क्या है? व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम स्टोरी, फ्रॉम ड्रामा? यस सर। याद करें, शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, भाई कोई भी ड्रामा आप देख रहे हो, अपनी मर्जी का ड्रामा बताएं और बताएं उनमें से आपने कौन सी चीज बताई। याद रख लें कि मिस नरगिस ने मिसाल दी थी कि मुझे सबसे पहले ड्राइविंग से बड़ा डर लगता था और मैंने और ये उड़ान पड़ान ये वो सब कुछ देख के मैंने ड्राइविंग सीख ली। याद है ना आपको? तो इसी तरह ये मोरल जो है, आपने स्टोरी में से, ड्रामा में से कौन सी चीजें आती हैं वो एक्सप्लेन करनी होती है। चलें आगे बेटा। यस सर। अब समझ में आ गया ना मोरल क्या होता है? यस सर। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी विट्स जो है ये भी एक ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर जो मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उन्होंने काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है। यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर ये यंग ड्रामास्ट है एसोसिएट विद ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के हवाले से, दे इंट्रोड्यूस रोमांटिक ड्रामा इनटू द इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद यूनिवर्सिटी विट्स जो उसके बाद यूं समझ लें कि जॉर्ज पीले, यानी इसका जो ड्यूरेशन था 1558 से लेकर 1598 तक। और ये भी याद रख लें कि आपसे ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, हु आर इन यूनिवर्सिटी विट्स। आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी विट्स के जितने भी राइटर हैं ये तमाम के तमाम इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जॉर्ज पिले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश और थॉमस जॉर्ज, थॉमस किड, ठीक है, और जॉन लिली, क्रिस्टोफर। तो ये आपको जो है ना बहुत ही आसान रहेंगे। इसको मैंने एक ट्रिकी पॉइंट में आपको बता दूं, जब किसी एक ही ग्रुप के अंदर राइटर हो ना, अब आप देखें टी के साथ 3 राइटर्स हैं,
एक राइटर जो है जी के साथ है, एक राइटर आर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक राइटर स्टार्ट होता है जॉन ली जे से, और क्रिस्टोफर मार्लोवे जो है ये सी से स्टार्ट होता है। तो इसको आप नाम दे दें GRT3 जेसी। याद आया? शॉर्टेस्ट आप नोट कर दें, अपने पास कॉपी पे नोट करें, GRT3 जेसी। सही है सर। समझ में आ गई बात? यानी एक जी से GRT3, T3 से मुराद है यानी 3 नाम ऐसे हैं जो यानी टी से आते हैं, मिसाल के पर थॉमस नाश, थॉमस लॉज और थॉमस किड। इनकी डेट्स वगैरह भी लिखी हुई हैं आपके सामने, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, ये सब, ठीक है। उसके बाद जैकोबिन पीरियड जो है ये 1603 से लेकर 1625 तक, ठीक है। जेम्स असेंड द थ्रोन in 1603, the court standards were lowered, the development of English prose, decline of the drama after the death of Shakespeare। अब शेक्सपियर के यानी जाने के बाद जो है ड्रामा की सतह जो है वो नीचे आ गई। Important events from the Jacobin are the Restoration period। Restoration period में जो important events थे वो कौन थे? कैरोलिन एज थे, और मेटाफिजिकल एज यानी कि मेटाफिजिकल पोएट्स भी यानी उसी के अंदर आए। प्यूरिटन रिवॉल्यूशन आए, प्यूरिटन एज आए, प्यूरिटन कॉमनवेल्थ, पीरियड ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये भी इसके जैकोबिन पीरियड का हिस्सा है, पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ। इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड वर्क्स। अब इसी जैकोबिन के ऑथर्स जो हैं वो कौन से हैं ये नोट कर लें कि भाई द कैवलियर पोइट्स जो हैं रॉबर्ट हैरिक और हैस्पेरिट्स, नोबल नेबर्स, एमन वेलर, लवली रोज, रिचर्ड लवलियस और लिकास्टा, ओके, टू अल्टर फ्रॉम द प्रिजन, ये। और मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं जॉन डॉन जो है, जॉन डॉन, ये तकरीबन यूं समझ लें सर फहरिस्त है, ठीक है, जॉन डॉन। एंड्रयू मॉर्वेल, ठीक है, द रिहर्सल ट्रांसपोज जो है ये लिखा हुआ है, इसमें मेटाफिजिकल पोएट है। मैं आपको एक अलग जो है मैं आपको बता दूंगा, लेक्चर दूंगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री कहते किसको है, मेटाफिजिकल होता क्या है, ये बस आपको एक अलग एक्सप्लेन करके मैं आपको इस पर पूरा डिटेल में बता दूंगा। और हेनरी बर्गन, अब्राहम कोबले, ये इनका जो लिखे हुए पोएम्स जो हैं, द मिस्ट्रेस है और सैलिक सेंटिलियंस जो है ये हेनरी वेगम का लिखा हुआ है। द रिहर्सल ट्रांसपोर्ट्स जो है ये हेनरी मार्वेल का लिखा हुआ है। बाकी जॉन डॉन जो है, जॉन डॉन ने सबसे ज्यादा जो पोइट्री की है वो लव पर की है, ठीक है, लव पोइट्री से उसकी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद प्यूरिटन पीरियड जो है 1649 से लेकर 1660 तक है, ठीक है। क्लैश बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म, revolutions began during the age of the Charles I, civil war between the Charles I and the Puritans for 7 years, 7 साल तक ये जो है इनकी सिविल वार चली थी, ठीक है। किसके बारे में? सिविल यानी ये चार्ल्स वन और प्यूरिटन्स के दरमियान 7 साल तक जो है इनकी जंग जो थी वो जारी थी। उसके बाद चार्ल्स वन असेंड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ द क्रोमवेल। अब क्रोमवेल के बाद जो है इनकी रिस्टोरेशन पीरियड आया, यानी उसका आगाज हुआ। और इम्पॉर्टेंट ऑथर्स एंड वर्क्स जो इसके जो है, जॉन मिल्टन, आपने ये बड़ा नाम है, जॉन मिल्टन का बड़ा नाम है, अच्छे खासे इसकी यानी अच्छी खासी पोइट्री इसके ऊपर भी है, ड्रामा भी है, ठीक है ना। इनका भी अच्छा काम है। द फर्स्ट लिटरेरी एपिक पोएट जो है यानी ये भी तकरीबन जो है प्यूरिटन पीरियड के अंदर जो है ये काम था। और पोइट्री के अंदर जो है खासतौर पर मैथमेटिक्स और म्यूजिक जो है ये उनकी मेन स्टडी थी। यानी मैथमेटिक्स के अंदर जो है यूं समझ रहे हैं कि कहीं किसी चीज से एरिया मालूम करना, हर यानी उसकी पूरी मुकम्मल जो है नाप बताना, तो ये खास तौर पर यह खसलत होती है एक राइटर की, तो वो हर चीज का, अब मिसाल के तौर पर इल्म फल्कियात में क्या चीज होती है, एस्ट्रोनॉमी में क्या चीज होती है, केमिस्ट्री क्या चीज होती है, जियोलॉजी में क्या चीज होती है, ये तकरीबन राइटर्स जो थे इन चीजों के बारे में नॉलेज रखते थे
और वो ऐसी ऐसी बातें जो थे वो तकरीबन जो बहुत सारी वो पोइट्री के अंदर वो अपनी नॉलेज जो है वो यानी थ्रो करते थे। उसके बाद इनका जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, ये पैराडाइज लॉस्ट जो है यूं समझ लें कि ये आपको पता होगा कि ये हजरत आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया, हजरत बीबी हवा को क्यों निकाला गया, क्या वजह थी, क्या सिस्टम था, ये तकरीबन पैराडाइज लॉस्ट में है। पैराडाइज रीगेंट, कैमस और ब्लाइंडनेस और लैसिडस, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। रिस्टोरेशन पीरियड 1660 से लेकर 1700 तक, ठीक है। सर सॉरी सर, लास्ट में एक क्वेश्चन है, जो लास्ट जी जी स्लाइड है जी जी सर, जो मिल्टन वाली स्लाइड है उसमें जी जी उसमें लिखा हुआ द फर्स्ट लिटरेरी एपिक पोइट, तो ये इज इट ट्रू? फर्स्ट लिटरेरी एपिक पोएट जो लिखा हुआ था ना, उन्होंने यानी मजीद इस पर काम किया था इन्होंने। आप समझ में आई बात? अच्छा, हाँ, उन्होंने क्या किया था, मजीद उस पर काम किया था ना, कुछ ट्रांसलेशन, उसकी कुछ टेक्निक्स बताना, उसकी स्टोरी के बारे में बताना, ये चीज बताई थी। अब लाजमी नहीं है कि जो फर्स्ट एपिक पोइट वो तो 450 से एंग्लो सैक्सन के दौर से चला आ रहा है, ठीक है। एंग्लो सैक्सन दौर में जॉन मिल्टन कहाँ से आया, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि मिसाल के तौर पर जो ग्रीक में, लैटिन में जो काम था किसी को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसे राइटर्स बाद में आए जिन्होंने उनको मजीद एक्सप्लेन किया, उनको समझने की कोशिश की, सबसे पहले उनकी लैंग्वेज पर काम किया। अब मिसाल के तौर पर कुछ ऐसा काम जो होता है ना, मिसाल के तौर पर जो आपको यानी कोई लिखा हुआ आपको समझ भी ना आए कि भाई ये किस डिक्शन में लिखा हुआ है। डिक्शन चीज अलग है और राइटिंग लैंग्वेज जो है वो अलग चीज है, ठीक है। डिक्शन कहते हैं वर्डिंग के हवाले से, भाई ऐसे मुश्किल अल्फाज हैं जो हमें समझ नहीं आते। तो अल्फाज, अब मिसाल के तौर पर कोई ऐसा ड्रामा हो, मैं ऐसे ऐसे नए अल्फाज उसके ड्रामा के अंदर या उस स्टोरी के अंदर जो मैं पेश करूं, या मैं एक छोटी स्टोरी में शॉर्ट स्टोरी बनाता हूँ, तकरीबन न्यूज समझने के 2 पेजेस की स्टोरी बनाता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मुख्तलिफ ऐसे न्यू वर्ड्स में इस्तेमाल करता हूँ जो वर्ड्स आपने कभी देखे भी नहीं, सुने भी नहीं। इट मीन्स दोज वर्ड्स आर वेरी न्यू फॉर यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यानी उन अल्फाज को जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि इस स्टोरी का प्लॉट क्या है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी हिसाब से जो ऐसे पीछे काम जो हुआ पड़ा था ना, उसी के मजीद जो है इन्होंने ट्रांसलेशन, उनके टेक्निक्स के बारे में उन मजीद उनके लिए जो है वो उन्होंने आसान किया काम। क्लियर मिस्टर बैस? यस सर। रिस्टोरेशन पीरियड जो है 1660 से लेकर 1700 तक का। उसके बाद डेथ ऑफ क्रॉनवेल इन 1660, ठीक है, एक्सेशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन एज। ये भी यानी इसी में आया है तकरीबन रेस्टोरेशन पीरियड। जो रेस्टोरेशन पीरियड मैंने आपको बताया था, यानी लिटरेचर के अंदर जो है नई चीजें जो है उसको तब्दील करना, यानी डार्कनेस से निकल कर कुछ रोशनाई की तरफ आने का काम जो था, उसी को ही रेस्टोरेशन, यानी पिछले जो तकरीबन 7 साल तक जो जंग चली, 7 साल तक हर चीज तबाह हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब 7 साल, सॉरी नहीं, 700 साल, ठीक है ना, ठीक है ना, तकरीबन 7 सदियों तक जो है उनकी ये जंग चली है, तो मिसाल के तौर पर फिर क्या बचेगा उनके अंदर। तो इसी हिसाब से ये बाद में रिस्टोरेशन पीरियड आया तकरीबन, यानी उस जंग के बाद जो चीजें खत्म हो गई, अब दोबारा हर चीज को जो है यानी उनको उस तरीके से ले आना, उस काम को ले आना, उस काम की लेवल तक ले आना, राइटिंग का काम, यानी हर लिटरेचर का काम जो है वो अलग तरीके से किए, यानी शुरू किया गया। इम्पोर्टेंट वर्क्स और ऑथर्स जो हैं खासतौर पर इस अंदर वो ये है, जॉन डॉर्डन, विलियम कवरेज, द मॉर्निंग ब्राइड, द विलियम लिटरली। अब इनका जो है सामने इनके पोएम्स वगैरह जो इनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं आपके सामने। विलियम्स कवरेज ने द ओल्ड बैचलर, द
डबल डीलर, द मॉर्निंग ब्राइड जो है ये इनके जो है तकरीबन लिखे हुआ लिटरेचर में कुछ पोइट्रीज हैं और कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, ठीक है। उसके बाद ये विलियम इसराइल का जो है लव इन वुड, द जेंटलमैन, द डांसिंग मास्टर, ठीक है, ये पोएम्स हैं। और जॉर्ज थर्स्ट का लिखा हुआ द कॉमिकल रिवेंज, ठीक है, शी वुड इफ शी कुड, ठीक है। ये भी जो है इसी का लिखा हुआ, इसी नाम से जो है लिटरेरी वर्क जो है क्रिटिसिज्म के अंदर वो भी शामिल है चीज। ऑगस्टिन एज जो है वो 1700 से लेकर 1785, ठीक है। द मैन फीचर्स, अच्छा 1700 से लेकर 1785 कौन सी सेंचुरी चल रही है? सर 18 चल रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 16 से लेकर 20 तक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। To them, poetry was imitations of the human life, rise and fall of the satires, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट, द साइंस shattered man's ego, और राइज ऑफ द नॉवेल्स। नॉवेल्स का ये अगस्त नेट में नॉवेल्स में फिर जो है बढ़ चढ़कर जो है अच्छा क्लास का टाइम जो है वो ऑफ होने की तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है। अब मैं आखिरी ये स्लाइड आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। इम्पोर्टेंट राइटर्स और वर्ड्स जो है इनका क्या है, अलेक्जेंडर पोप और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक, ये मैंने पहले ही जो है एक्सप्लेन यानी कर चुका हूँ, ठीक है। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है शिस्ट्रुप्स, ये सारे वर्क हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। यहाँ तक जो है इम्पोर्टेंट राइटर्स और वर्क्स जो है अगस्टन एज के अंदर जो है जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, यानी 1700 से लेकर 1785 तक जो है आपकी एजेस जो है वो कवर हुई हैं। यहाँ तक जितना भी काम है पूरी को अपने पास जो है वो ज़ैनशिन कर लें। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।